हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। आज का जो मौसम तो बहुत सुहाना है। बारिश की बूंदें, जाहिर सी बात है कि इस बारिश की बूंदों में कहीं न कहीं ऊर्जा का निर्माण होता है और आप शिक्षा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति उसी प्रकार ऊर्जा को संजोए हुए भविष्य की योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थीगण, आज हम लोग को जो देखेंगे, एक वीडियो पहले बनाए थे सूर्या ताप और वायु दाब का, उसी से जुड़ा हुआ आज का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग वायु को पढ़ेंगे। क्यों, मैंने बताया था कि सूर्या ताप से प्रत्यक्षतः वायु दाब प्रभावित होती है और वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, अर्थात ठंडा से गर्म की ओर वायु का प्रवाह होता है। वायु को मूलतः बांटा गया है चार भागों में। पहला को बोलते हैं प्रचलित पवन या उसे सनातनी पवन, जो सालों भर एक दिशा में चला करता है। दूसरा होता है सामयिक पवन, जो दिशा को परिवर्तित, तापमान और दबाव के बाद दिशा को परिवर्तित कर लेता है। तीसरा होता है स्थानीय पवन, जिसे अलग अलग देश में अलग अलग नाम से उसे कहीं चिनूक तो कहीं मिस्ट्रल तो कहीं हरमट्टन के नाम से जाना जाता है। और एक होता है जेट स्ट्रीम, जो कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में पछुआ पवन की तरह बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित होती है। तो कौन सी पवन कहाँ चला करता है उसमें देखिए, फेरल का नियम कहता है कि पवन सदैव उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो दाईं ओर, और दक्षिण गोलार्ध में अर्थात ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में है तो बाईं ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रचलित पवन है, प्रचलित पवन को ही बोलते हैं सनातनी पवन। सनातनी पवन, तो सनातनी पवन तीन है। पहला को बोलते हैं व्यापारिक पवन। पहला जो होता है उसे व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। दूसरा को कहते हैं पछुआ पवन और तीसरा को कहते हैं ध्रुवीय पवन। और आपको ज्ञात है कि पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है डोल ड्रम शांत वायु पेटी, ये कैसा क्षेत्र होता है, तो ये क्योंकि यहाँ पर सालों भर तापमान उच्च होता है, तो यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, ये हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, फिर ये लो प्रेशर का क्षेत्र होता है और ये हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है। इसी प्रकार जो है ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है, ये लो प्रेशर का क्षेत्र है और ये फिर हाई प्रेशर का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रों का विभाजन होता है। अब देखो, यहाँ पर जो पवनें चलती है वो व्यापारिक पवन, यहाँ पर जो चलती है पवन वह है व्यापारिक पवन। तो व्यापारिक पवन को ही पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो पवन चलती है उसे कहते हैं पछुआ पवन, और यहाँ जो पवन चलती है वह होती है ध्रुवीय पवन। इसी प्रकार ऊपर को भी आगे बढ़े, यहाँ पर जो चली पवन उसे कहते हैं पछुआ पवन, यहाँ पर जो पवन चली उसे कहा गया ध्रुवीय पवन। अब देखिए कितनी सिंपल तरीके से इसको याद करना है। व्यापारिक पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, व्यापारिक पवन अर्थात पूर्वैया पवन, व्यापारिक पवन अर्थात पूर्वैया पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, अर्थात यहाँ पर इस रूप में ये चलती है पवन। और दक्षिण गोलार्ध, पूर्वैया पवन है तो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण, नीचे दक्षिण पूरब से, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चला करता है। अर्थात इसकी दिशा देखो क्या हो जाती है, ये हो जाती है, ये दिशा हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए पवन चलती सदैव निम्न, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। देखो यहाँ पर है हाई प्रेशर, यहाँ पर है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, तो हाई से लो, हाई से लो की ओर चला। पवन सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। देखिए कितनी, अब पूर्वैया पवन है, उत्तरी गोलार्ध है, पूर्वैया पवन उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूरब, पूर्वैया पवन दक्षिण गोलार्ध दक्षिण पूरब, पूरब हरदम साथ रहे। पूर्वैया पवन उत्तरी गोलार्ध तो उत्तर पूरब, दक्षिण गोलार्ध तो दक्षिण पूरब, ये पवन की दिशा होती है।
अब आइए पछुआ पवन, उत्तरी गोलार्ध, ठीक यहाँ पलट देना है, जो पवन है वो तो रहेगा, पश्चिम तो पश्चिम रहेगा ही। तो पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, अर्थात यहाँ पर जो है ये चला किस रूप में, दक्षिण पश्चिम से, देखो ये है दक्षिण पश्चिम, यहाँ ऐसे है और यहाँ ये इस रूप में चला। तो क्या है, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, उत्तर में दक्षिण और दक्षिण में उत्तर, पूर्वा था पूर्व में, उत्तर में उत्तर में उत्तर, दक्षिण में दक्षिण, और पछुआ उलट दीजिए, पछुआ क्या है, उत्तर में दक्षिण, उत्तर में दक्षिण पश्चिम, उत्तर में दक्षिण, दक्षिण ये हो गया, और पश्चिम ये हो गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब ठीक नीचे आ जाइए, तो दक्षिण गोलार्ध है, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या कर देना है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से इस रूप में आ जाइए, ये इस रूप में चलाकर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर। ध्रुवीय पवन की दिशा ठीक जैसे व्यापारिक पवन होती है, ज्यों का त्यों ध्रुवीय पवन होता है, ध्रुवीय पवन की दिशा ये हो जाएगी। एकदम सिंपल तरीके से ध्रुवीय पवन की दिशा वही होगी जो पूर्वैया पवन का होगा। पूर्वैया पवन है तो उत्तर गोलार्ध में उत्तर पूर्व, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम। पछुआ पवन है उत्तर गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम। बस इतना तो याद रखना, ये तीनों पवन सालों भर एक ही दिशा में चला करती है। ये तीन हुआ सनातनी पवन, या इसे बोलते हैं प्रचलित पवन। इसमें दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन को, दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन को 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर भयंकर पचासा, भयंकर, और 60 पर चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। बचपन का जो क्षेत्र है ये देखिए 30 से लेकर अब पवन कहाँ से कहाँ तक चला करता है, तो व्यापारिक पवन दोल ड्रम से अश्व अक्षांश के बीच, पछुआ पवन 30-35 से लेकर 60-65 के बीच, ध्रुवीय पवन 60-65 से 85 के बीच, दोनों पवन इसी प्रकार चला करती है। तो दक्षिण गोलार्ध में 30-35 से लेकर 60-65 तक के बीच में चला करता है पछुआ पवन। तो 30 से शुरुआत होती है, 40 तक आते आते जैसे एकदम अभी बचपना उसका है, तो बचपन उछलता कूदता गरजता हुआ चलता है। पर जब वो आता है 50 पर तो उसकी युवावस्था होती है, जब भयंकर रूप धारण करता है, भयंकर पचासा, और 60-65 तक तो उसका मर ही जाना है, 60 में बूढ़ा हो जाता है, चीखता हुआ चीख निकलता है। तो दक्षिण गोलार्ध में चलती, क्यों, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में 80 से 81% पर पानी है, जल क्षेत्र है, जहाँ वायु का कोई अवरोध नहीं है, निर्विरोध रूप से वायु आगे बढ़ती है। ऐसे भी देखते हो गर्मी चलो आ रही है, गर्मी देखते हैं पछुआ पवन में क्या सनसनाहट की आवाज आती है। तो पछुआ पवन को दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा, 50 पर भयंकर पचासा और 60 पर चीखता साठा के नाम से जानते हैं। ये एक पवन आपका स्पष्ट हो गया। अब आइए सामयिक पवन। सबसे पहले मानसून, मानसून जो है बस प्रशांत, ये हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट हिंद महासागर से वह उठती है और भारत में आकर वो हिंद महासागर के, तो ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई और भारत में आकर समाप्त हो जाती। तो मानसूनी पवन जो है ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ और भारत में आकर समाप्त हो जाती है। तो मानसूनी पवन का देश एकमात्र देश कहा जाए तो भारत है। ऑस्ट्रेलिया में मानसूनी पवन नहीं होती है। इसके अलावा थोड़ा सा भारत के अगल बगल का क्षेत्र है, जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि क्षेत्र में कुछ मानसूनी पवन चला करता है। यह पवन प्रत्येक 6 माह में, सभी महत्वपूर्ण पवनों में यही एकमात्र ऐसा पवन है जो प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा को बदल लेता है। अर्थात यह पहला 6 माह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है और अगला 6 माह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चला करता है। तो प्रत्येक 6 माह में दिशा को बदलने वाला एकमात्र हवा है मानसूनी हवा। मानसूनी हवा जो है उसकी खोज कौन किया था,
हिप्पाल्स, नाम याद रखिएगा इतिहास के पन्नों पर। हिप्पाल्स नामक व्यक्ति ने मॉनसून की खोज किया था ईस्वी सन के प्रथम शताब्दी में। यही व्यापारिक पवन, जो जिसे कहते हैं व्यापारिक पवन, विंडो ट्रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में तो बाष्प इंजन था नहीं। जेम्स बास बा, ये जेम्स क्या नाम था, बाट ने बाष्प इंजन का आविष्कार किया लगभग 18वीं शताब्दी में। उसके पहले तो वायु के सहारे पवन, प्रचलित पवन के सहारे यूरोप के लोग, क्योंकि भारत दुनिया का बेताज बादशाह था, भारत सबसे बड़ा उत्पादक था, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक था, तो यूरोप के व्यापारी इसी पवन के सहारे से, आप पढ़ते हैं अरिकमेडू में बंदरगाह था जहां यूनान के व्यापारी व्यापार करने आते थे। बेरी गाजा अर्थात गुजरात के भरूच में व्यापारी था बंदरगाह था जहां यूरोप के व्यापारी आते थे। तो यूरोप के व्यापारी इसी पवन के सहारे, हिंद महासागर के सहारे आते थे, व्यापारिक पवन। तो व्यापारिक पवन को ही इसलिए कहा क्योंकि इस पवन के सहारे देखिए भारत की ओर ये लोग आते थे, तो दोनों दिशा से, तो इसे कहते हैं व्यापारिक पवन। और इसी व्यापारिक पवन के सहारे यहाँ पर देखिए 30 से 35 जो अश्व अक्षांश है, इसके पीछे का भी रोचक कहानी। भारत में उत्तम कोटि का घोड़ा न तब था न आज है। पश्चिम देशों से, सीरिया और अन्य देशों से, अरब देशों से भारत घोड़ा आता को लेकर आते थे। तो घोड़ा को व्यापारी जो है सागर मार्ग से आ रहे थे। 30-35 डिग्री अक्षांश पर वायु दाब बहुत ज्यादा हो जाने के कारण वहां घोड़ा नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। तो नाविकों ने अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ घोड़े को समुद्र में ढकेल दिया ताकि वजन जो अतिरिक्त उस पर दिख रहा है वह कम जाए। इसलिए उस क्षेत्र को अश्व अक्षांश के नाम से, क्योंकि वहां को घोड़ा को सागर में फेंका गया था उच्च वायु दाब के कारण। तो व्यापारिक पवन जो है, इसी पवन के सहारे पश्चिम देश के लोग भारत में व्यापार करने आते थे। और मानसूनी पवन जब लौटती थी तो मानसूनी पवन के सहारे वो वापस चले जाते थे। तो भारत जो व्यापार करने आना है, कब आना है? अब अभी भी देखिए उड़ीसा में बाली महोत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष बाली महोत्सव। तो भारत के व्यापारी जो थे वो पूर्वी एशिया के देश सागर में बाली अर्थात इंडोनेशिया को जाते थे अपनी सामान उमान लेकर के, तो हवा के सहारे जाते थे। तो उसी उत्सव के आधार पर अभी भी आपका उड़ीसा में बाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बाली मतलब बाली जो है जाना था, इंडोनेशिया का जगह जाना था जहां व्यापार करने के लिए जाते थे। तो पवन का प्रयोग जो है करते थे यातायात के लिए। तो मानसूनी पवन एकमात्र ऐसी पवन है जो प्रत्येक 6 माह में दिशा बदल लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया से मानसून भारत की ओर आता है और सितंबर के बाद वो मानसून लौटने लगता है और अक्टूबर नवंबर के बाद वो ऑस्ट्रेलिया की ओर फिर वापस चला जाता है। तो पहला 6 महीना दक्षिण पश्चिम और अगला जो है सो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए वापस लौट जाती है। इसके कारण कि भारत में वर्षा भी क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून के कारण। और केरला से अन्य क्षेत्रों में जो होती है वो आती हुई मानसून से वर्षा होती है। तो मानसूनी पवन 6 महीना में दिशा बदल लेता है। मानसून पवन कहाँ तैयार होती है? तो ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर के तट पर तैयार होती है और भारत उसका अंतिम पड़ाव। फिर एक दिन चर्चा करेंगे कि मानसून कैसे आती है, भारत में कैसे वर्षा कराती है और अन्य जगह कैसे वर्षा कराती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा क्यों होती है, उसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। अगला है पर्वत समीर और घाटी समीर। देखिए पर्वत पर भी सूरज का प्रकाश पड़ा और घाटी में भी सूरज का प्रकाश पड़ा। देखिए घाटी में सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाती है सही तरीके से, घाटी गहरा है, पर्वत का छाया है, पेड़ पौधे वृक्ष भी हैं। तो पर्वत पर आप सूरज का प्रकाश, जिससे कि वहां पर ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो गर्म हो गया। घाटी में प्रकाश नहीं पहुंच पाया तो यहाँ ठंडा रह गया। तो जैसी तापमान अधिक होगा, तापमान ज्यादा होगा, तो वायु में छिपी हुई जल की मात्रा, जल वाष्प ऊपर उठ जाएगी। तो वायु क्या हो जाएगी, हल्का हो जाएगा अर्थात निम्न वायु दाब। जहां प्रकाश कम होगी वहां वायु में छिपी हुई जल की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहेगी तो भारी होगा। तो वायु सदैव चलता है भारी से हल्का की ओर। वायु जो चलता है उच्च वायु दाब से सदैव जो है सो वह निम्न की ओर प्रस्थान करता है। अब घाटी समीर देखो यहाँ पर क्या है, पर्वत समीर। तो दिन के समय में पर्वत का ऊपर भाग में जो है
गर्मी अधिक हो जाती है अर्थात वहाँ हो जाता है निम्न वायुदाब और घाटी में रहता है उच्च वायुदाब, तो नीचे से वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ठंडा वायु पर्वत के ऊपर की ओर गया, जिससे कि मौसम में रहते गर्मी के दिन में चल जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। तो वहां पर क्योंकि घाटी समीर और पर्वत समीर के कारण दिन के समय में घाटी का ठंडा वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, मौसम बड़ा ही सुहावना हो जाता है। और रात के समय उल्टा हो जाता है, रात में जो है पर्वत का जो चट्टानी भाग जितना जल्दी गर्म होता है उतने जल्दी ठंडा भी हो जाता है। घाटी जो है वो गर्म भी देर से हुआ, ठंडा भी देर से हुआ, तो रात्रि के समय ऊपर का भाग ठंडा, नीचे का भाग गर्म रह जाता है। परिणाम होता है वायु ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है। फिर यही होती है स्थल समीर और सागर समीर। यदि सागर इस रूप में देखें, चलिए सागर का भाग है और ये स्थल का भाग है, दोनों पर सूर्य का प्रकाश एक समान पड़ा, लेकिन जल देर से गर्म होती है। जल जो है देर से गर्म होती है और देर से ठंडा भी होता है। स्थल जो है वो जल्द गर्म होती है और जल्द ठंडा भी होती है। अब दिन का समय सूर्य का प्रकाश पड़ा, दिन के समय सूर्य का प्रकाश पड़ा, तब परिणाम क्या हुआ, ये देर से गर्म हुई, ये जल्दी गर्म हो गया। ये गर्म हो गया अर्थात यहाँ निम्न वायुदाब हो गई, ये ठंडा है अर्थात यहाँ उच्च वायुदाब हो गया, उच्च से निम्न की ओर। तो दिन के समय वायु सागर से स्थल की ओर चला, तो सागर की नमी को लेकर चलता है, जिससे कि तापमान में गिरावट आ जाती है। तो इसको कहते हैं क्या बोलेंगे, सागर समीर। रात को ठीक उल्टा हो जाता है, ये जल्द गर्म हुआ जल्द ठंडा हो गया, देर से गर्म हुआ देर ठंडा हो गया। परिणाम ये होता है कि अगर रात को उल्टा हो जाती है तो रात को चलती है स्थल से सागर की ओर। ये हुआ जो कि दिशा बदल लेती है, एक बार सागर से एक बार स्थल से। दिन को चला सागर से, रात को चला स्थल से। दिन को चला घाटी से, रात को चला पर्वत से। मानसून 6 महीना में दिशा बदल लिया। ये तीनों होती है सामयिक पवन। उसके अलावा होते स्थानीय पवन, जो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। जेट स्ट्रीम, ये भी पछुआ पवन, पूर्व से ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली पछुआ पवन होती है, जो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई आपको पता है 14 से 16 किलोमीटर की होती है। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग, समताप मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में बड़े तीव्र गति से चलने वाली जो पछुआ पवन है, जो जिसमें वायुयान चालकों को काफी बाधा भी उत्पन्न हो जाती है, उसे ही कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है कहाँ चलती है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के ठीक नीचे के भाग में पछुआ पवन की तरह, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज पवनें जो होती है, उसे कहते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से नजर जाना जाता है। तो पवन के बारे में आप जान गए, पवन का दिशा बदल जाती है किसके नियम के मुताबिक, हेरल के नियम के मुताबिक। तो ग्रस्ता, चालीसा, भयंकर, 50, चिकता, 60 के बारे में जान गए, प्रचलित पवन जान गए, सामयिक पवन के तीनों भाग को जान गए, जेट स्ट्रीम को जान चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाई बेहतर और सरल शब्दों में आपको बतलाया गया। बीते हुए क्लास में याद कीजिए, मैंने ग्लोबल वार्मिंग को बड़े ही सरल शब्दों में बतलाया कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक जो पहुंचती है तो रास्ते को गर्म नहीं करती, सबसे पहले पृथ्वी गर्म करती है। पृथ्वी से इसका वायुमंडल गर्म होता है, वायुमंडल में जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो है सो प्रकाश को तो आने देती है, ऊर्जा को जाने से रोक देती है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कल मैंने उस ग्लोबल वार्मिंग और उससे जुड़ा हुआ जो समसामयिक घटना थी उसकी चर्चा की। आज आपके सामने इन वायु के बारे में चर्चा किया गया, और फिर जो है हम लोग चर्चा करेंगे एक दिन स्थानीय पवन, अलग अलग देश में अलग अलग पवन को किस नाम से जानते हैं। विद्यार्थी, पढ़ाई कैसी लगी? क्या पढ़ाई आपके लिए लगता है कि ये पढ़ाई आपके लिए रोचक, आपके लिए उपयोगी, आपके कंसेप्ट को बनाने वाला, सरलता के साथ समझ आने वाला? यदि ऐसा लगता है तो यकीनन तौर पर विद्यार्थीगण आपसे आग्रह है कि लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि अरे भाई आज के दौर में ये एक शिक्षक के प्रति, शिक्षक से यदि कुछ ग्रहण करते हैं तो कुछ तो देना चाहिए।
और देने में न तो कोई भुगतान की बात है, केवल उँगली को उठाइए और उस बटन तक पहुँचा दीजिए। तो ये आप ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई बेहतर लगी होगी। धन्यवाद।